Good morning. In the last class, we will start the administrative theory of management by Henry Ford. It is the important principles of management. In the last class, we have discussed the sixth principle, the last year's subordinations of individual to the general interest. Subordination of the individual to the general interest. Now, what is the fuel view? The view of the fuel. What is the first focus by the managers, by the organizations? What is the focus on the interest of the organizations, and then the focus of the interest of the individuals. That is not the supersede the interest of the individuals. That means कि फ्योल ने कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है, सबसे पहले मैनेजर को ये फोकस करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है. ये नहीं कि हम मैनेजर जो एम्प्लॉय हैं उसके इंटरेस्ट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें. तो फर्स्ट प्रायोरिटी द गेट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड देन द प्रायोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज. बट इन द सम केसेस द इंडिविजुअल्स कैन बी सेक्रीफाइस. कि कुछ केसेस में कि जहाँ पे ये लगे कि नहीं यहाँ पे इंडिविजुअल्स का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने में ही ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ है या ऑर्गेनाइजेशंस का ही उसमें इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को हम कर सकते हैं. लेकिन फ्योल ने कहा कि मैनेजर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए कि द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. दैट इज द डिस्कस इन द लास्ट क्लास विद दिस प्रिंसिपल. उसके बाद आता है नेक्स्ट फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज. रेम्यूनरेशन क्या होता है? Remunerations, the meaning of the remunerations कि हम जो भी वर्क any work performed by the any type of work performed by the employees in the organizations and get the monetary benefit to the employees is called the remunerations. जैसे wages, salaries, incentive, bonus, all are the remunerations. तो यहाँ पे फ्योल ने कहा कि fair remunerations to the employees कि जो भी remuneration हो वो remunerations the determinations of the remunerations of the employees on the basis of the determination of the what task assigned to the employees. कि ये नहीं कि सबों को इक्वली हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं कि जो काम कर रहा है उसको भी, जो नहीं कर रहा है उसको भी हम इक्वली दे रहे हैं. क्योंकि फ्यूल का जो मेन व्यू था कि इन्हांस द इफिशियंसी, कि इफिशियंसी हम कैसे एम्प्लॉयज़ का इफिशियंसी हम कैसे बढ़ाएं, और जब तक एम्प्लॉय की इफिशियंसी को हम नहीं इन्हांस करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशंस की इफिशियंसी इन्हांस नहीं होगी. तो यहाँ पे क्योंकि क्लासिकल थ्योरी का जो एजम्पशंस है कि हाउ मोटिवेट द एम्प्लॉयज, हाउ मोटिवेट द इंडिविजुअल्स, तो मोटिवेशंस क्रिएट द मोटिवेट द एम्प्लॉयज थ्रू द मॉनेटरी बेनिफिट. कि मॉनेटरी अगर आप उसको मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका वो मोटिवेट होता है, उसकी इफिशियंसी बढ़ती है. तो यहाँ पे फ्योल ने कहा कि फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज की जो भी रेम्यूनरेशंस हैं वो रेम्यूनरेशंस एम्प्लॉयज का जो वर्क उसको द रेम्यूनरेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट टास्क असाइन्ड टू द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशंस. नॉट ओनली द वर्क की द अदर फैक्टर्स दैट इज द अदर अलाउंसेस की डिफरेंट कंपनीज और एम्प्लॉयज को डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस प्रोवाइड करती है. तो वो अलाउंसेस उसके परफॉर्मेंस उसके वर्क असाइन के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि इक्वली हर एम्प्लॉयज को वो रेम्यूनरेशंस प्रोवाइड होना चाहिए. नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशंस जैसे एकीकरण और विकेंद्रीकरण इसको कहते हैं. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये सेंस है अथॉरिटी के लिए. फ्योल ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कि what is the centralization? The centralization is said to exist when the top management retains the most decisions making authority. कि सेंट्रलाइजेशन वो है कि जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजंस का टोटल अथॉरिटी अपने पास रखता है. और इफ द लेस द अथॉरिटी इनटू लोअर लेवल मैनेजमेंट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ फ्योल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों ये द सेंस की अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम एम्प्लॉयज को कितना अथॉरिटी दे, अथॉरिटी द सेंस कि उसको डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम कितना पावर दे. तो यहाँ पे फ्योल ने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी
to the centralization and decentralizations implement the all type organizations. कि फ्योल ने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए तो हर जगह सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हो. बेसिकली फ्योल ने कहा कि द सेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड वेयर द एप्लीकेबल इन द स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, कि जहाँ पे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा यूनिट है, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन से हम काम चला सकते हैं, वहाँ सेंट्रलाइजेशन सफिशिएंट है. लेकिन वेयर द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द नॉट द सेंट्रलाइजेशन इज सफिशिएंट and through the centralizations not organizations control the all activities of the organizations. So where the use of the decentralizations. फ्योल ने कहा कि organizations, the duty of the organizations to regularly strive to close balance between the centralizations and decentralizations in the organizations. कि हमेशा उसको देखना चाहिए कि क्या अभी हमारे पास centralizations essential है या centralizations का requirement है या decentralizations का requirement है. तो ये रेगुलरली उसको एक क्लोज स्ट्राइव टू क्लोज ऑब्जर्वेशंस करना चाहिए. और फ्योल ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का जो फैक्टर है वो सिर्फ ऑथोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि द सेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, सुपरविजन कैपेबिलिटी. किसी के पास अगर लार्ज स्केल में एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने का या सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन अगर उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है तो वो हम वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो भी वर्क है, जो भी टास्क है, उस टास्क को हम बेस्ट वे में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे कहा कि कैपेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज की डिपेंडेबिलिटी, कि क्या वो जो भी डिसीजन है, जो भी फ्यूचर में डिसीजन लेना है या जो भी डिसीजन लेना है, क्या वो अपने आप उस डिसीजंस को लेने में वो कैपेबल है. इसके बेसिस पे भी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. तो फ्योल ने कहा कि both are the essential but is the not compulsory in each type of organization, the centralizations and decentralizations. That depends upon the different factors. Next आता है स्केलर चेन. स्केलर चेन पहले है क्या, पहले यह समझ लो कि स्केलर चेन दिस द चेन ऑफ ऑथोरिटी. एक चेन ऑफ ऑथोरिटी है कि हम जो भी ऑथोरिटी की टॉप में किसके पास ऑथोरिटी, टॉप में कौन ऑथोरिटी है, मिडिल में कौन है, लोअर में कौन है, कि इसके हिसाब से हम ऑथोरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे फ्योल ने कहा कि मैनेजमेंट कहता है कि कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले हम डिटरमाइन द एस्टेब्लिशमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. जब हम 5 फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, की मेकिंग द स्ट्रक्चर्स. तो स्केलर चेन बेसिकली, स्केलर चेन refers to the range of superior ranking from the ultimate authority to the lowest level in the organization. कि टॉप से मिडिल तक जो भी ऑथोरिटी है उस ऑथोरिटी को हम कैसे स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करेंगे वही स्केलर चेन इंडिकेट करता है. स्केलर चेन का जो अगर हम देखें तो this is the diagram of the scalar chain. इसको गैंग प्लैंक कहते हैं. यहां पे टॉप मैनेजमेंट है A, B, C, D, E, F, G. फ्योल ने कहा कि जो भी क्योंकि इफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम इफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे. इफिशिएंसी सेंस कि जो भी हमारा वर्क है वो वर्क इफेक्टिव वे में और फास्टली हम परफॉर्म कर पाए. तो वहाँ पे थ्रू द स्केलर चेन ऑर्गेनाइजेशंस कैन कंडक्ट द एनहांस एफिशिएंसी ऑफ द पीपल. हाउ एनहांस द एफिशिएंसी एंड व्हाई द नीड्स ऑफ द स्केलर चेन. कि मान लीजिए कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के F पर्सन्स को एम्प्लॉय को अगर कम्युनिकेट करना है C से तो उसके लिए सबसे पहले वो उसको E को कम्युनिकेट करना होगा, E A को कम्युनिकेट करेगा और फिर वो ये होते होते C तक वो कम्युनिकेशन जाएगा कि जो भी ये तो कहना चाह रहा है वो उसके पास वो इंफॉर्मेशन आएगा.
और फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है वो इंफॉर्मेशन फिर इसके पास घूम के आएगा। हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो चाह रहा है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो उसके पास ना वो अवेलेबल पहुंच पाए, तो एक ही हम फास्टली परफॉर्म कर पाए और जो भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाह रहा है वो इंफॉर्मेशन वो एम्प्लॉयज को वो इंफॉर्मेशन अदर वो डिपार्टमेंट में एक कम्युनिकेशन हो सके। तो स्केलर चेन बेसिकली द एस्टैब्लिशमेंट द चेन ऑफ कम्युनिकेशंस, कि किस तरह से कम्युनिकेशंस होंगे, ऑल आर द प्रीडिटरमाइंड। एक पहले से निर्धारित किया जाता है कि किसके पास कौन ऑथोरिटी है, दैट मीन्स कि हु आर द सुपीरियर एंड होम पॉलिसी मैटर इज द एसेंशियल फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, कि कौन सुपीरियर है और किसके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें, किसका पॉलिसी को हम अडॉप्ट करें, यही स्केलर चेन इंडिकेट करता है। तो फ्योल ने कहा कि स्केलर चेन इज द एसेंशियल एंड थ्रू विच वी आर द इजिली एस्टैब्लिशमेंट द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड थ्रू विच एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट, कि confusions and conflict, how eliminate the confusion conflict and conflict, the eliminate the confusions and conflict only through the scalar chain। तो ये फ्योल ने अपने प्रिंसिपल में कहा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। द ऑर्डर मीन प्रिंसिपल, दैट इज द ऑर्डर का मतलब यहां कहा गया कि टू टाइप ऑफ ऑर्डर। The order in the sense कि what is the order? The establishment the things and placement of the people is called the order। दो टाइप का ऑर्डर कहा उन्होंने कहा, एक कहा मटेरियल ऑर्डर और एक कहा सोशल ऑर्डर। अब मटेरियल ऑर्डर होता क्या, what is the material order? कि for the performing the job, a organization before performing the job is the establishment, arranging the equipments, arranging the tools for the performing the activities is called the material order, that is administration of the things is called the material order। कि जो भी हम परफॉर्मेंस के लिए जो भी सफिशिएंट टूल्स या इक्विपमेंट चाहिए उस वहाँ पे हम उसको अवेलेबल करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इफेक्टिवली परफॉर्म हो पाए। अगर कोई परफॉर्मर है और उसके पास जो परफॉर्मेंस के लिए जो सफिशिएंट इक्विपमेंट नहीं है तो उसके पास नॉलेज होते हुए भी वो अपने राइट टाइम में राइट स्टेप को वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पहला उन्होंने कहा कि ऑर्डर दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स एंड नेक्स्ट इज द सोशल ऑर्डर, कि सोशल ऑर्डर की प्लेसमेंट्स ऑफ द पीपल फॉर द परफॉर्मिंग द जॉब, कि जहाँ पे जिसको परफॉर्मेंस करना है, जिस एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करना है उसके लिए कौन सा प्लेस उसके लिए अवेलेबल है, कहाँ पे परफॉर्म करना है, वो पहले से ही आइडेंटिफाई होना चाहिए। डिटरमाइन द प्लेस, आइडेंटिफाई द प्लेस इज कॉल्ड द सोशल ऑर्डर। द टू टाइप ऑफ ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी दैट इज द इक्विटी इन द सेंस द treatment of the employees। equity refers to the treatment of the employees। फ्योल ने कहा कि how treated the employees, the equally treated the employees in the organizations, कि जो भी employees हैं उस employees को जो सिमिलर पोस्ट पे employees है उसको इक्वली वे में ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को हम फेवर कर रहे हैं किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्योंकि without the psychological impact, change the psychological impact, no organizations can enhance the efficiency of the people। कि सिर्फ ये नहीं कि क्योंकि बेसिकली क्लासिकल थ्योरी में मोटिवेशंस के लिए सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर ही इंपॉर्टेंट माना गया है, लेकिन यहाँ पे फ्योल ने कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन द सिमिलर पोस्ट, कि ये नहीं कि उसमें डिफरेंसेस हम करें कि जो जिस सिमिलर पोस्ट पे हैं उनको सिमिलर हम ट्रीट करें। दैट इज द व्यू ऑफ दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर टू एम्प्लॉयज। अब इस प्रिंसिपल का मेन एम क्या है, फ्योल ने क्यों कहा, ये प्रिंसिपल फ्योल ने क्यों दिया? उन्होंने कहा कि किसी को अपनी इफिशिएंसी प्रूफ करने के लिए, फॉर द प्रूफिंग द इफिशिएंसी, प्रूफिंग द कैपेबिलिटी, प्रोवाइडेड द सम टाइम,
Without the getting the some time, no anybody can the prove the own efficiency, not anybody can prove the own capability. तो यहाँ पे फियोल ने कहा कि stability of tenure to the employees, कि not the necessary transfer, not the necessary change the place of the people, performing place of the people. For the performing the job, for the performing the task, they get the some time. But in the interest of the organizations, फियोल ये नहीं कहा कि किसी को आप ट्रांसफर मत करो, किसी को आप प्रमोशन ना दो, आप ये कर सकते हो, लेकिन वो एक टाइम पे होना चाहिए. इसीलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे बैंकिंग सेक्टर में या अदर सेक्टर में, कि एक लिमिट टाइम का होता है कि 2 इयर्स 3 इयर्स किसी को एक प्लेस में वहाँ पे जो उसका ड्यूटी जो अलॉट होता है, तो वहाँ पे उसे एक टाइम दिया जाता है कि आपको 2 साल या 1 साल या 6 महीने आपको यहाँ पे काम करना है. ये कि हम एक, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि अच्छा हम यहाँ पे काम करना है, पहले हम इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं क्योंकि, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं. तो अगर अननेसेसरी किसी को हम ट्रांसफ़र या किसी को उस प्लेस को चेंज करते हैं तो उसका वो अपनी इफिशिएंसी को प्रूफ नहीं कर पाएगा, और तब हम कहेंगे कि वो जो परफॉर्मर है या जो भी परफॉर्मर्स है वो परफॉर्मेंस के पास सफिशिएंट नॉलेज है, वो कैपेबल नहीं है. तो यहाँ पे कहा कि उसको गेट द टाइम दैट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर टू द एम्प्लॉइज, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर्स कैन द change the place, change the duty place of the people in the organizations. Next है initiative. Initiate means क्या कि what is the role of the initiative in management? The meaning of the initiate eagerness, तत्परता, तत्पर रहना. फियोल ने कहा कि जो भी initiative is essential. Why? Because of कि without the initiative no any subordinates can perform the best job in the organizations. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सबऑर्डिनेट हैं वो सबऑर्डिनेट को ये मालूम नहीं है कि कैसे परफॉर्म करना है, और हो सकता है कि वहाँ पे वो उसको परफॉर्म करने के लिए वो हेजिटेशंस या डिफरेंट टाइप ऑफ वो ये नहीं समझ पा रहा हो कि कैसे परफॉर्म करना है. लेकिन अगर बिना उससे पूछे अगर मैनेजर उसको उसके बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है, उसको आइडिया देता है कि हम कैसे इस वर्क को परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे जो भी सबऑर्डिनेट है वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट वो कर सकता है. तो यहाँ पे फियोल ने कहा इनिशिएटिव कि इन द ऑर्गेनाइजेशंस द ऑल एम्प्लॉयज कैन द इनिशिएट टू द सबऑर्डिनेट ऑन द ओन ऑथोरिटी एंड डिसिप्लिन, and the managers can encourage to the own employee to the initiate to the own subordinate in the organizations. Initiative, what is the effect of the initiative? That the initiative create the zeal and energy in the organizations. That is the meaning of this principle. And last is the spread the crops. Spread the crops, that is the refers to the unity of command and mutual understanding in the organizations. The mutual create the mutual understanding. And split the crops. Keep basically this is the automatic principle of management. And this is the automatic principle of management कि जब हम 13 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंसिपल जो है हमारा वो फॉलो होगा. तो यहाँ पे कहा कि स्प्लिट द क्रॉप्स, दैट इज द unity of command, that is the create the mutual understanding among the people in the organization. So this is the administrative theory of management. Thank you.